स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े वित्तीय घोटाले की, शारदा चिट फंड स्कैम। जी, एक ऐसा स्कैम जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। हमारे पास एक काफी विस्तृत YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो इस पूरे मामले की परतें खोलता है, और ये कहानी है, जैसा आपने कहा, लाखों आम लोगों की। हाँ बिल्कुल, चाय वाले, रिक्शा चालक, स्कूल टीचर, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमा पूंजी को बढ़ता देखने का सपना देखा था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी, एक पॉन्जी स्कीम का शिकार हो गए। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस स्कैम के पीछे की कहानी को समझना, इसके मुख्य किरदार कौन थे, क्या तरीके अपनाए गए, और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं। हाँ, चलिए इसी को आज खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पॉन्जी स्कीम आखिर होती क्या है। जैसे वो फिर हेरा फेरी में था ना, अक्षय कुमार वाला सीन। हाँ, 25 दिन में पैसा डबल। एग्जैक्टली। तो कोई आपसे कहे कि पैसा दो, कुछ ही दिन में जबरदस्त मुनाफा मिलेगा। ये पैसा डबल वाली स्कीम ये असल में काम कैसे करती है, कहाँ से आता इतना पैसा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पॉन्जी स्कीम का फंडा, मतलब इसका जो बेसिक तरीका है वो बड़ा सीधा है लेकिन खतरनाक। इसमें आपका पैसा किसी असली बिजनेस में या किसी असली इन्वेस्टमेंट में लगाया ही नहीं जाता। अच्छा, तो फिर? खेल ये होता है कि नए लोगों से, मतलब जो नए निवेशक जुड़ते हैं, उनसे पैसा लेकर पुराने निवेशकों को मुनाफे के नाम पर लौटा दिया जाता है। तो शुरू में जब लोगों को पैसा मिलता है, उन्हें लगता है कि वाह क्या बढ़िया स्कीम है। हाँ, और फिर लगता है कि चलो और पैसा लगा दें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताएं इसके बारे में। एग्जैक्टली। यही तो पूरा जाल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि पैसा आ कहां से रहा है। आप तो बस रिटर्न देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो पूरा ढांचा है ये टिका होता है लगातार नए लोगों के आने पर। जैसे ही नए निवेशक आने कम होते हैं या मान लीजिए बंद हो जाते हैं, तो पैसों का जो फ्लो है वो रुक जाता है और फिर पूरा सिस्टम वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो शारदा स्कैम में भी ठीक यही हुआ? बिल्कुल। शारदा स्कैम इसी पॉन्जी स्कीम का एक बहुत बहुत बड़ा और दुखद उदाहरण है। शारदा ग्रुप ने भी यही किया, लोगों को ऊंचे ऊंचे रिटर्न्स का सपना दिखाया, नए निवेशकों से पैसा लिया, उससे पुरानों को चुकाया, और फिर जब ये सिलसिला टूटा तो लाखों लोगों का पैसा डूब गया। आंकड़े क्या कहते हैं इसके बारे में, कितना बड़ा था ये घोटाला? आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। अनुमान है कि करीब 17 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें अपनी जमा पूंजी गंवाई। 17 लाख? बाप रे। जी, और घोटाले की जो कुल रकम है वो लगभग 4000 करोड़ रुपए आंकी गई है। 4000 करोड़। ओह, और इसका मास्टरमाइंड? सुदीप्त सेन। हाँ, सुदीप्त सेन, वो इसका मुख्य कर्ता धर्ता था, जो फिलहाल जेल में है, और उसकी एक मुख्य सहयोगी थी देवजानी मुखर्जी। देवजानी मुखर्जी, इनके बारे में क्या खास था? दिलचस्प बात यह है कि वो पहले सुदीप सेन की कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे तरक्की करती गई, ऑपरेशन संभालने लगी और सेन की सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बन गई। तो इस पूरे स्कैम के पीछे जो दिमाग था, सुदीप सेन, उसकी कहानी भी तो अपने आप में थोड़ी अजीब सी है ना। ऐसा लगता है कि उसका अतीत भी सीधा साधा नहीं था। हाँ बिल्कुल, उसका अतीत भी काफी रहस्यमयी और क्या कहते हैं, दिलचस्प है। उसका असली नाम शंकरादित्य बताया जाता है। शंकरादित्य? जी। कहते हैं कि 1990 के दशक में जब वो अपने परिवार से अलग हुआ तो उसने अपनी पहचान बदली और सुदीप सेन नाम अपना लिया, और इसी नई पहचान के साथ उसने फिर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। और सुने उसकी जवानी के दिनों की भी कुछ कहानियां हैं, कुछ नक्सल कनेक्शन वगैरह। हाँ, ये भी बातें सामने आई हैं। जवानी में उसे थोड़े हाई प्रोफाइल विवादास्पद लोगों से जुड़ने का शौक था, यहाँ तक कि वो चारू मजूमदार जैसे बड़े नक्सली नेताओं से भी मिला था, ऐसा कहा जाता है। ओह। और 1970 के दशक में नक्सली आंदोलन से जुड़ने के आरोप में वो जेल भी गया था। अच्छा। हाँ, और कुछ अपुष्ट खबरें, मतलब जिनकी पुष्टि नहीं हुई है, वो ऐसी भी हैं कि किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में फंसने के बाद उसने अपनी पहचान पूरी तरह छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। हालांकि जैसा मैंने कहा, हमारे सूत्रों में इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ये सब बातें उसके चरित्र की जटिलता और शायद वो भेष बदलने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी ओर इशारा करती हैं। तो ऐसे अतीत वाला शख्स 2006 में शारदा ग्रुप शुरू करता है। ग्रुप मतलब इसमें कई कंपनियां थी, एक कंपनी नहीं थी। हाँ, उसने एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि कंपनियों का एक पूरा जाल बुना था।
और शुरुआत में लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़े भारी भरकम फैंसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स, प्रेफरेंस बॉन्ड्स। सुनने में तो काफी सुरक्षित और प्रोफेशनल लगता है। बिल्कुल, लगता था कि कोई बहुत ही सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। लेकिन क्या ये सच में बॉन्ड्स और डिबेंचर्स थे? और इनमें फर्क क्या होता है वैसे आम निवेशक के लिए? ये समझना जरूरी है। हाँ, देखिए, बॉन्ड में अक्सर क्या होता है कि कोई संपत्ति, जैसे कोई बिल्डिंग हो या जमीन हो, वो गारंटी के तौर पे रखी जाती है। मतलब अगर कंपनी पैसा न चुका पाए तो निवेशक उस संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। अच्छा। डिबेंचर में आमतौर पर ऐसी कोई संपत्ति गिरवी नहीं होती। वो सिर्फ कंपनी का एक वादा होता है कि हम आपका पैसा लौटा देंगे। इसलिए डिबेंचर में जोखिम थोड़ा ज्यादा माना जाता है। मगर शारदा के मामले में तो ये बहस ही बेमानी थी। क्यों? क्योंकि असलियत ये थी कि शारदा ग्रुप के पास इस तरह के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जारी करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था। उन्होंने सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कोई अनुमति ली नहीं थी। ओह, मतलब ये सब सिर्फ नाम के लिए था, दिखावा। बिल्कुल, सिर्फ निवेशकों को भरोसे में लेने का एक मुखौटा था ये सब। और इस मुखौटे को, इस स्कीम को घर घर तक पहुंचाने के लिए एजेंट्स का इस्तेमाल हुआ होगा फिर। हाँ, और यही इस स्कैम के इतनी तेजी से फैलने की एक बहुत बड़ी वजह बनी। शारदा ने लाखों एजेंट्स का एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क खड़ा किया। लाखों एजेंट्स? जी हाँ, लाखों। ये एजेंट गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को ढूंढते थे, उन्हें निवेश करने के लिए मनाते थे। और उन्हें जो कमीशन दिया जाता था, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। कितना कमीशन? 20% से लेकर 40% तक। क्या? 40% कमीशन? बाप रे। हाँ, सोचिए, अगर कोई एजेंट किसी को सिर्फ 10,000 रुपए निवेश करने के लिए मना लेता है, तो सीधा 2,000 से 4,000 उसकी अपनी जेब में। इतना ऊंचा कमीशन तो किसी भी लीगल वैध निवेश योजना में मिलना नामुमकिन है। इसका मतलब तो साफ है कि एजेंट्स पर कितना ज्यादा दबाव रहा होगा लोगों को किसी भी तरह फंसाने का। बिल्कुल, इतने भारी कमीशन के लालच में एजेंट्स ने क्या क्या वादे नहीं किए होंगे, क्या क्या झूठ नहीं बोले होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और कड़वी सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर एजेंट्स को शायद खुद भी नहीं पता था कि वो एक इतने बड़े स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें तो बस अपना कमीशन दिख रहा था। हाँ, लोगों को निवेश के बदले जो कागज दिए जाते थे वो देखने में बिल्कुल असली बॉन्ड या शेयर सर्टिफिकेट जैसे लगते थे। डिजाइन, प्रिंटिंग सब वैसी, लेकिन थे वो बिल्कुल फर्जी। ये सब इसीलिए ताकि आम आदमी को, जिसे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, उसे लगे कि ये LIC पॉलिसी या बैंक FD जैसा ही कोई सुरक्षित निवेश है। और क्योंकि ये एक पॉन्जी स्कीम थी, तो जैसा आपने बताया, शुरू में रिटर्न देने में तो कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। हाँ, नए लोगों का पैसा आता रहा, पुरानों को मिलता रहा। हाँ बिल्कुल, पॉन्जी स्कीम का यही क्लासिक तरीका है। शुरुआती दौर में जब लोगों को वादे के मुताबिक रिटर्न मिला, तो उनका भरोसा और बढ़ गया। फिर एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, और देखते ही देखते शारदा का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, खासकर पूर्वी भारत में। इसका मतलब ये स्कैम कुछ खास इलाकों में ज्यादा फैला था। हाँ बिल्कुल, इसका मुख्यालय तो कोलकाता में था, और ज्यादातर निवेशक पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार के कुछ हिस्सों से थे। इन इलाकों में शायद वित्तीय साक्षरता का स्तर थोड़ा कम था और लोगों में जल्दी पैसा बनाने की चाहत ज्यादा थी, जिसका शारदा ने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन जब इतने सारे लोग जुड़ गए, लाखों लोग, तो क्या रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी? सेबी का क्या काम है इस मामले में? जरूर पड़ी। देखिए, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की जो भी निवेश योजनाएं होती हैं, उन पर नजर रखने वाली मुख्य संस्था है। उसका काम है निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना। सेबी का एक नियम है कि अगर कोई भी कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती है, तो उसे सेबी से बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है। और शारदा तो लाखों लोगों से पैसा ले रहा था, वो भी बिना मंजूरी के। एग्जैक्टली। और यहीं से सेबी की नजर उन पर पड़ी। सेबी ने पाया कि शारदा ग्रुप बिना किसी अनुमति के हजारों लाखों लोगों से पैसा उठा रहा है। सेबी ने इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार और शारदा ग्रुप दोनों को सूचित भी किया। फिर कोई एक्शन हुआ? देखिए, सूत्रों के मुताबिक शुरुआती चेतावनियों पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कथित तौर पर उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और इस पर बाद में काफी सवाल भी उठे, खासकर जब तृणमूल कांग्रेस TMC के कुछ नेताओं का नाम भी स्कैम से जुड़ा। तो सेबी से बचने के लिए सुदीप्त सेन ने क्या किया फिर? हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेन बहुत शातिर था। जब सेबी का दबाव बढ़ने लगा तो उसने एक चालाकी चली। उसने शारदा ग्रुप के तहत छोटी छोटी कंपनियों की जैसे बाढ़ ला दी। करीब 200 से ज्यादा कंपनियां खोल डाली।
200 से ज्यादा कंपनियां? क्यों? मकसद ये था कि नेटवर्क इतना जटिल और फैला हुआ दिखे कि किसी एक कंपनी पर फोकस करना और पूरे गोरखधंधे को पकड़ना मुश्किल हो जाए। ये रेगुलेटर की आंखों में धूल झोंकने और जाल को और उलझाने की कोशिश थी ताकि वो पकड़ से बचा रहे। ये तो हुए रेगुलेटरी दांवपेंच, लेकिन आम आदमी का भरोसा जीतने के लिए उसने क्या किया? सिर्फ ऊंचे रिटर्न का लालच ही काफी नहीं होता ना? बिल्कुल सही सवाल है आपका। सेन ये बात अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ पैसों का लालच काफी नहीं है, लोगों का भरोसा जीतना सबसे जरूरी है। और इसके लिए उसने बहुत सोची समझी रणनीति अपनाई। सबसे पहले तो कंपनी का नाम देखिए, शारदा। हाँ, शारदा। ये नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी के नाम पर रखा गया था, जिन्हें पूर्वी भारत में, खासकर बंगाल में, देवी की तरह पूजा जाता है। लोग उन्हें श्री श्री माँ कहते हैं। ओहो, मतलब सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल। आप इसे सिर्फ नाम रखना नहीं कह सकते, ये लोगों की गहरी आस्था और भरोसे का एक तरह से मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल था। इस नाम ने कंपनी को जैसे एक नैतिक कवच पहनाने की कोशिश की, जिससे कोई जल्दी सवाल न उठाए। इसके अलावा उसने बॉलीवुड के एक बहुत जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मिथुन दा की जो लोकप्रियता है, खासकर बंगाल और पूर्वी भारत में, उसका भरपूर फायदा उठाया गया। और भी कुछ किया उसने अपनी इमेज बनाने के लिए? हाँ, बहुत कुछ। उसने समाज में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कई काम किए। जैसे बंगाल में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है, तो उसने बड़े फुटबॉल क्लबों में पैसा लगाया, उन्हें स्पॉन्सर किया। अच्छा। दुर्गा पूजा, जो बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, उसे बड़े पैमाने पर स्पॉन्सर करना शुरू किया। जगह जगह एम्बुलेंस बंटवाई। अब ये सब देखकर आम आदमी को कैसे शक होता कि ये कंपनी उनके साथ कोई धोखा कर सकती है। सही बात है, ये सब तो विश्वास बनाने वाली चीजें हैं। बिल्कुल, ये सब एक पिछली योजना थी, लोगों का विश्वास जीतने की, ताकि वो बिना सोचे समझे पैसा लगा दे। लेकिन सेबी का दबाव तो बना हुआ था ना, उसका क्या हुआ? हाँ, दबाव तो था। जब सेबी ने सख्ती दिखाई और लगातार नोटिस भेजे, तो शारदा ग्रुप ने एक और पैंतरा बदला। उन्होंने कहा कि अरे, हम तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेच ही नहीं रहे, हम तो चिट फंड चला रहे हैं। चिट फंड? अचानक से ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि चिट फंड्स जो हैं, वो मुख्य रूप से राज्य सरकार के दायरे में आते हैं, केंद्र सरकार की एजेंसी सेबी के दायरे में नहीं। चिट फंड्स के लिए अलग कानून है, चिट फंड्स एक्ट 1982, और इनका रजिस्ट्रेशन राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स के पास होता है। अच्छा। तो शारदा को लगा कि अगर वो खुद को चिट फंड बता देंगे तो सेबी की जांच के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी से बचने की एक और कोशिश थी। तो क्या शारदा असल में चिटफंड चला रहा था? ये चिटफंड होते क्या है वैसे? आपने कहा बंगाल में इनका काफी चलन है। हाँ, बंगाल में चिटफंड का चलन बहुत पुराना है, करीब 100 साल से भी ज्यादा का इतिहास है। ये लोगों के लिए बचत करने और जरूरत पड़ने पर आसानी से लोन लेने का एक पारंपरिक स्थानीय तरीका रहा है। संक्षेप में समझे तो कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं, एक पूल बनता है। फिर हर महीने जिस सदस्य को पैसे की जरूरत होती है, वो नीलामी यानी बिडिंग में हिस्सा लेता है। जो सबसे कम रकम पर वो पूल लेने को तैयार होता है, यानी एक तरह से सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने को तैयार होता है, उसे वो पैसा मिल जाता है। और जो पैसा उसने डिस्काउंट के तौर पर छोड़ा, वो बाकी सदस्यों में मुनाफे के तौर पर बढ़ जाता है। ये एक तरह का आपसी बचत और लोन का मिलाजुला सिस्टम है। तो शारदा ने इसी चिटफंड वाले भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश की। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को चिटफंड पर भरोसा था, वो इसे जानते समझते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन। वो क्या? शारदा ग्रुप असल में चिटफंड चला ही नहीं रहा था। वो चिटफंड के नाम पर जो कर रहा था, वो तकनीकी रूप से एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS थी। मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसे कहीं लगाना, या सिर्फ लगाने का नाटक करना। और CIS सीधे सीधे सेबी के दायरे में आती है, राज्य सरकार के नहीं। ओह, तो चिट फंड वाला दावा भी एक धोखा ही था। हाँ बिल्कुल, एक और धोखा। दिक्कत ये भी थी कि उस समय चिट फंड्स को लेकर रेगुलेशन शायद उतने मजबूत नहीं थे, या उनका पालन सख्ती से नहीं हो रहा था। तो आखिर ये भंडाफोड़ हुआ कैसे? मतलब कब लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? 2013 आते आते इस पॉन्जी स्कीम का जो अंत है, वो नजदीक आने लगा था। जितने पैसे लोगों को रिटर्न के तौर पर देने थे, उतने नए निवेश आ नहीं रहे थे, तो हिसाब गड़बड़ाने लगा। लोगों के पेमेंट्स रुकने लगे, जो पोस्ट डेटेड चेक दिए गए थे वो बाउंस होने लगे। पहले तो एजेंट्स को बहाने बनाकर टाला जाने लगा कि अगले महीने मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो, कुछ दिक्कत है। ये तो खतरे की पहली घंटी थी समझो। बिल्कुल।
और फिर मार्च 2013 में सेबी ने भी अपना शिकंजा कस दिया। उन्होंने शारदा रियलिटी, जो ग्रुप की एक मुख्य कंपनी थी, उससे सारे दस्तावेज मांगे और साफ कहा कि अगर जमा नहीं किए तो आपका धंधा गैरकानूनी माना जाएगा। शारदा ने थोड़ा और समय मांगा। और इसी बीच वो अखबार वाली घटना हुई। हाँ, बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई जिसने मामले को हवा दे दी। शारदा ग्रुप का अपना एक अंग्रेजी अखबार था, बंगाल पोस्ट। 26 मार्च 2013 को अचानक घोषणा हुई कि 1 अप्रैल से अखबार बंद हो रहा है। अचानक? हाँ, सिर्फ 5 दिन के नोटिस पर। इससे करीब 1300 पत्रकार और कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो गए। उनकी सैलरी, पीएफ सब अटक गया। इस खबर से शारदा ग्रुप की जो खस्ता हालत थी वो मीडिया में आ गई और लोगों में खलबली मच गई कि कंपनी डूब रही है। और फिर आया सुदीप्त सेन का वो मशहूर पत्र, जिसने शायद सब कुछ खोल कर रख दिया। हाँ, वो इस कहानी का एक बहुत अहम मोड़ था। 6 अप्रैल 2013 को सुदीप्त सेन ने सीबीआई को 18 पेज का एक सनसनीखेज पत्र लिखा। सीबीआई को? जी, सीबीआई को। इसमें उसने खुद माना कि उसने कई राजनेताओं को करोड़ों रुपए दिए हैं। उसने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के एक नेता कुणाल घोष पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने धमकाकर अपने मीडिया बिजनेस में भारी निवेश करवाया। अरे! सेन ने उस पत्र में 22 लोगों के नाम लिखे, जिनमें टीएमसी के सांसद भी शामिल थे, और कहा कि ये लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और उसने ये भी लिखा कि वो अब इतना परेशान हो चुका है कि आत्महत्या करने जा रहा है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा था। इसके बाद क्या हुआ? हंगामा मच गया होगा। हंगामा? अरे, इस पत्र ने तो पूरे पश्चिम बंगाल में जैसे भूचाल ला दिया। स्कैम की परतें एक के बाद एक खुलने लगी। निवेशक और एजेंट, जिन्हें अब तक शायद थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो बुरी तरह घबरा गए और गुस्से में सड़कों पर उतर आए। शारदा के जो दफ्तर थे उनमें तोड़फोड़ होने लगी। चेक बाउंस होना तो अब आम बात हो गई थी। और फिर 10 अप्रैल 2013 की सुबह करीब 4 बजे सुदीप्त सेन, देवजानी मुखर्जी और एक और सहयोगी अरविंद सिंह चौहान के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर कोलकाता से भाग निकला। मतलब कंपनी पूरी तरह से मैदान छोड़कर भाग गई। लोगों का क्या हुआ? जिन्होंने पैसा लगाया था, जो एजेंट्स थे, लोगों को अब बिल्कुल साफ समझ आ गया था कि उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनके सपने सब डूब चुके हैं। गुस्सा और हताशा अपने चरम पर थी। कंपनी के दफ्तरों पर ताले लग चुके थे, कोई पूछने वाला नहीं था। 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुदीप्त सेन और टीएमसी नेता कुणाल घोष, जिनका नाम सेन ने अपने पत्र में लिया था, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। माहौल इतना बिगड़ गया कि 17 अप्रैल को करीब 600 एजेंट मदद की गुहार लगाने के लिए टीएमसी के मुख्यालय तक पहुंच गए। बेचारे एजेंट्स भी बुरी तरह फंस गए थे। निवेशक उनसे पैसा मांग रहे थे, उन्हें धमकियां मिल रही थी। हाँ, वो भी तो शिकारी थे एक तरह से। बिल्कुल। और इसी हताशा में 20 अप्रैल को मिदनापुर में माधव मांझी नाम के एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली। ये इस स्कैम का वो मानवीय चेहरा था जो अक्सर इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे कहीं छुप जाता है। 18 अप्रैल को सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका था। फिर सरकार ने क्या कदम उठाए और सेन कब और कैसे पकड़ा गया? देखिए, जनता का दबाव बहुत ज्यादा था। तो 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस श्यामल कुमार सीन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाने की घोषणा की। और भागने के करीब 13 दिन बाद 23 अप्रैल को आखिरकार सुदीप्त सेन, देवजानी मुखर्जी और अरविंद सिंह चौहान को पुलिस ने कश्मीर के सोनमार्ग से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के पैसे का क्या हुआ? क्या सरकार या सेबी कुछ कर पाई उस पैसे को वापस दिलाने में? सेबी ने तो तुरंत शारदा ग्रुप को और पैसा इकट्ठा करने से रोका और आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी छोटे निवेशकों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए के एक राहत कोष की घोषणा की। 500 करोड़? लेकिन घोटाला तो 4000 करोड़ का बताया जा रहा था। हाँ, यही तो मुश्किल थी। घोटाला इतना बड़ा था, अनुमानित 3000 से 4000 करोड़ रुपए का, कि ये 500 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फंड से केवल लगभग 471 करोड़ रुपए ही बांटे जा सके, वो भी सिर्फ सबसे छोटे और गरीब निवेशकों को, जिनका शायद कुछ हजार रुपए ही डूबा था। और बाकी पैसा? हजारों करोड़? बाकी हजारों करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा कभी वापस नहीं मिला। वो पैसा कहाँ गया, किन नेताओं के पास गया, किन प्रभावशाली लोगों तक पहुंचा, इसका पूरा पता शायद आज तक ठीक से नहीं चल पाया। कोर्ट में केस आज भी चल रहे हैं, कुछ लोग जेल में हैं, लेकिन लाखों निवेशकों के लिए इंसाफ अभी भी अधूरा है। ये वाकई में सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरे भरोसे का कत्ल था, खासकर बंगाल जैसी जगह में, जहां आपने बताया कि चिट फंड एक तरह की सामाजिक आर्थिक परंपरा का हिस्सा रहे हैं। बंगाल में जहां लोग पीढ़ियों से चिट फंड
को बचत करने और आपसी मदद का एक भरोसेमंद जरिया मानते आए थे, वहां शारदा ने इस भरोसे को शायद हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज भी अगर कोई नई बचत योजना या कोई चिटफंड का नाम लेता है तो लोगों के मन में सबसे पहले शारदा का डर, वो धोखा याद आ जाता है। यहाँ तक कि जो असली और ईमानदार योजनाएं हैं उनको लेकर भी एक शक पैदा हो गया है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ऊंचे रिटर्न का लालच, धार्मिक भावनाओं और सेलिब्रिटी चेहरों का इस्तेमाल करके भरोसा पैदा करना, एजेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाना और रेगुलेटरी सिस्टम की कुछ कमियों या शायद सुस्ती का फायदा उठाकर शारदा जैसी एक विशाल स्कैम को अंजाम दिया गया। हाँ, इसने न सिर्फ लाखों लोगों को पाई पाई का मोहताज कर दिया, उनकी जमा पूंजी डुबो दी, बल्कि बचत योजनाओं पर से आम आदमी के विश्वास को भी बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब चिटफंड जैसी जो सांस्कृतिक रूप से इतनी भरोसेमंद लगने वाली चीज है, उसका भी इतना भयानक दुरुपयोग हो सकता है, तो आज के इस डिजिटल और ज्यादा जटिल दौर में आम निवेशक खुद को कैसे सुरक्षित रखें? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ कानून बना देना या रेगुलेटर बना देना काफी है, या फिर जरूरत है गहरी वित्तीय साक्षरता की, सवाल पूछने की हिम्मत की और हर आसान कमाई या ज्यादा रिटर्न वाली स्कीम को शक की नजर से देखने की? शायद नियम अपनी जगह हैं, पर असली सुरक्षा हमारी अपनी जागरूकता और हमारी आलोचनात्मक सोच में ही है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को, निवेशकों को, पॉलिसी बनाने वालों को, सबको गंभीरता से सोचना चाहिए।